हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम साइंस पेडागोजी की थर्ड यूनिट जिसमें कि हम पाठ योजना और लेसन प्लानिंग से संबंधित कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने उपागम हैं, कितने तरीके की अप्रोचेज हैं और किस राइटर ने किस बात को कहा है। तो चलिए बहुत समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनमें की एक्सप्लेनेशन के साथ हम आंसर्स को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो पाठ योजना चूंकि उद्देश्य के आधार पर बनती है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, उसे मेंटेन करना होता है। पाठ में सबसे अधिक महत्व किसका है? तो पाठ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज हमारा शिक्षार्थी है, क्योंकि पाठ योजना बनाते समय हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि हम किस व्यक्ति के लिए पाठ योजना बना रहे हैं, तो उस शिक्षार्थी के बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। पाठ योजना के कितने प्रकार हैं? पाठ योजना के कितने प्रकार हैं यानी पाठ योजना की अप्रोचेस कितनी हैं? इसमें आपको याद रखना है कि वो आपसे पूछ सकता है कि पाठ योजना के उपागम क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं। तो ये अप्रोचेस हमारे 5 हैं, जिनमें कि आपका हर्बर्ट उपागम है, ब्लूम का उपागम है, मॉरिसन का है, मूल्यांकन का है और एनसीईआरटी का है। मुद्रित माध्यम का दोष है, अगर कोई चीज प्रिंटेड है तो उसका क्या ऑप्शन, क्या उसमें माइनस है, क्या ड्रॉबैक है? तो हो सकता है पहला है शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का अभाव, ये बिल्कुल सही बात है। पृष्ठ पोषण का अभाव, फीडबैक नहीं हो पाता है, दैट्स वाई ऑप्शन सही नहीं है। निदान उपचार का अभाव, दोनों चीज, ये भी चीजें जरूरी हैं। तो ये तीनों चूंकि सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है और इसी को हम टिक करेंगे। माध्यमों के मुख्य रूप हैं, तो जो हमारा मीडियम है, जो हमारी मटेरियल है, वो मटेरियल कैसी हो सकती है? तो वो हमारी प्रिंटेड हो सकती है एंड नॉन प्रिंटेड हो सकती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इस कारण ऑप्शन सी, ए, बी दोनों सही माना जाएगा। मापन एक अंग है, मापन किसका अंग है? तो मापन मूल्यांकन का अंग है, इसलिए मूल्यांकन को टिक करेंगे। मात्रात्मक मापन का आधार होता है, अगर हम मात्रात्मक मापन कर रहे हैं यानी हम क्वांटिटेटिव मापन कर रहे हैं, तो हम किस चीज को मापेंगे? तो क्वांटिटेटिव मापन करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम इकाई को देखेंगे, वहां पर नॉर्म्स नहीं देखेंगे। स्टीफेंसन ने मापन के कितने प्रकार बताए हैं? तो स्टीफेंसन के अकॉर्डिंग मापन के 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार से मापन किया जाता है। सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है, यानी वो मापन जिसमें कि कह सकते हैं राइटफुलनेस है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो सबसे लो स्तर पर, एक्यूरेसी सबसे लो स्तर पर कहाँ पर किस मापन में रहती है? तो शाब्दिक और नामित लेवल का जो मापन है, जिसे हम वर्बल या नॉमिनल इवैल्यूएशन कहते हैं, वो हमारा सबसे कम स्तर का मापन होता है। लिंग के आधार पर छात्रों को लड़कों और लड़कियों में विभाजित करना किस स्तर का मापन होगा? ये मापन भी हमारा शाब्दिक और नामित मापन होता है। शाब्दिक और नामित मापन का मतलब है कि हम किसी आधार पर बच्चों को क्लासीफाई कर रहे हैं, जबकि अगर हम किसी स्केल में बच्चों को रख रहे हैं, सीरियल में रख रहे हैं, तो वो क्रमित मापन हो जाता है। जैसे कि हम 70% पहले लिखें, फिर हम 80% बच्चों को बताएं, फिर हम 90% बताएं। तो जब हम किसी को एक सीरीज में रखेंगे तो वो हमारा नामित मापन हो जाएगा, और जब हम स्टेप वाइज किसी को देखेंगे तो वो आंतरिक स्तर होता है, यानी ये ग्रुप लेवल ए है, लेवल बी है, तो वो ये चीज होती है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। छात्रों को उनकी बुद्धि और मात्रा के आधार पर मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि और निम्न बुद्धि के आधार पर मापन करना किस तरीके का मापन होगा? तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि बच्चों को हम इस आधार पर आईक्यू के लेवल पर जब रखते हैं तो वो एक लेवल पे आ जाते हैं, ये क्रमित स्तर मापन हो जाता है। भौतिक गुणों का मापन, मापन के किस स्तर का मापन है? यानी भौतिक गुणों का मापन जहां पर कि हम किसी चीज की सापेक्षता में मापन करते हैं, किसी चीज के 100% में कितने परसेंट की बात आ रही है, इस बात को देखते हैं, इस कारण ये आनुपातिक मापन हो जाएगा जो परसेंटेज शो करता है। निरपेक्ष मापन वह मापन है जिसमें स्थिति संभव है। निरपेक्ष मापन का मतलब, जब कभी भी हम सहसंबंध देखते हैं तो सहसंबंध -1 से लेकर के 0 और +1 तक हो सकता है। तो इस तरीके से परम शून्य की भी स्थिति मिल सकती है, ऋणात्मक भी मिल सकता है, धनात्मक भी मिल सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी इसका क्वेश्चन डी सही हो जाएगा।
तो अब इसके बाद बात करते हैं कि इकाई प्रविधि का सबसे प्रथम विकास किसने किया। तो इकाई प्रविधि का विकास करने वाले एच.सी. मॉरिसन हैं। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है जो व्यवहार को दिखाती है। इकाई योजना का विकास एच.सी. मॉरिसन ने किया, परंतु इस योजना को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इस योजना को लाने का श्रेय हमारा हर्बर्ट महोदय को दिया जाता है, क्योंकि हर्बर्ट महोदय ने पंचपदीय प्रणाली पहले से ही डेवलप की थी और उसी के आधार पर इकाई योजना को बनाया गया। अगला क्वेश्चन भी उसी बात पे आ रहा है कि हर्बर्ट योजना के पाठ निर्माण में कितने चरण होते हैं? तो ये पंचपदीय प्रणाली होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इकाई योजना की विशेषता क्या नहीं है? तो इकाई योजना जो होती है वो यूनिट प्लान होता है। एक देखिए लेसन प्लान हो गया, लेसन प्लान हमारा पाठ योजना है, फिर हमारा यूनिट प्लान हो गया, ये हमारा इकाई योजना है, और फिर हमारा ईयरली प्लान हो जाएगा जो कि हमारा वार्षिक योजना होगा। तो हमारे तीनों प्लान आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इन तीनों प्लानों के बाद अब अगर हम बात करते हैं कि किस आधार पर हमारी योजनाएं देखती चलेंगी, तो इकाई योजना में क्या नहीं होगा? तो इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है, बिल्कुल होता है। इकाई योजना मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करती है, बिल्कुल करती है। इकाई योजना जनधन से मितव्ययी होती है, बिल्कुल सही है। अब बात ये ध्यान देने की है कि यहाँ पे पूछा गया है नहीं होता है, इसका मतलब ये तीन चीजें होती हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसी है जो इकाई योजना में नहीं होती। तो वो चीज है कि शिक्षक और छात्र में सहयोग का अवसर नहीं प्रदान होता, ये चीज इकाई योजना में नहीं है। इस कारण ये चीज इकाई योजना की विशेषता नहीं मानी जाएगी और यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यीकृत मापन वह है जिसमें कि प्राप्तांक होते हैं। तो जो हमारा सामान्यीकृत मापन होता है उसमें प्राप्तांक कैसे होते हैं? तो प्राप्तांक एक दूसरे से स्वतंत्र भी हो सकते हैं और परम शून्य की भी संभावना हो सकती है। इस कारण ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और हम सी को टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मापन में जिस उपकरण और विधि में छात्र और व्यक्ति या छात्र को बाह्य चयन करना होता है उसे इंसेंटिव मापन की संज्ञा किस शिक्षा विधि ने दी है? किसने कहा है कि जब कभी भी कोई चीज हम मापित करेंगे और अगर वो बाहर से लेंगे तो उसे हम इंसेंटिव मापन कहेंगे? तो ये कैटल ने कहा है। इसी को सैंपलिंग के नाम पर जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन में पदों की संख्या कितनी है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जब मापन किया जाता है तो वो मापन 4 पदों का होता है, 4 चरणों का होता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन, बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। मूल्यांकन किसी वस्तु या व्यक्ति के क्रिया के महत्व को सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर विशेष चिन्हों में प्रकट करने की प्रक्रिया है। ये बात किस वैज्ञानिक द्वारा कही गई है? कैंपबेल, ब्रैडफील्ड या थॉर्नडाइक? तो ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रैडफील्ड का है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आरसीईएम उपागम, ये आरसीईएम उपागम है क्या? तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर को हम आरसीईएम उपागम के नाम से जानते हैं। आरसीईएम उपागम इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी में करेक्शन किया हुआ है। उसको जरा बहुत ढंग से समझने की कोशिश करिए। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पद हैं। अब इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो ऊपर के 6 पद हैं जिनमें हमारा संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन आता है, इसको उठा करके इन्होंने सृजन वर्ड दे दिया कि बच्चा हाईएस्ट लेवल पर क्या सीखेगा? सृजन सीखेगा। वहां पर इसको ज्ञान यानी ज्ञान, अवबोध और प्रयोग ये तीनों हैं प्लस सृजन। तो इस तरीके से आरसीई उपागम जो है वो किसके द्वारा विकसित हुआ है? तो आरसीई उपागम जो है वो हमारा आरसी डॉक्टर दवे के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप याद रख लीजिए, पीछे चलते हैं। आरसीईएम उपागम किसके द्वारा विकसित है? तो डॉक्टर दवे द्वारा आरसीई उपागम विकसित है। आरसीईएम उपागम में ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने चरणों को लिया गया है? तो उन्होंने इसके 4 चरण माने हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ऊपर के 3 चरणों को उन्होंने सृजनात्मक करके एक में कर दिया है। हर्बर्ट की पाठ योजना में चरण क्या नहीं है? तैयारी, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण या विश्लेषण। विश्लेषण हर्बर्ट पंचपदी में नहीं आता है।
कौन सी पाठ योजना की विशेषता नहीं है, पाठ योजना में क्या नहीं होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, जहां कहीं भी नहीं पूछ लिया जाता है वहां पर आपकी सतर्कता बहुत बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। आपको केवल एक क्वेश्चन को पकड़ना है, उस क्वेश्चन को आपको समझना है कि वो क्वेश्चन आपका आंसर नहीं होगा। तो इसमें पाठ योजना उद्देश्य आधारित नहीं होनी चाहिए। पहला ही क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है कि यही चीज सही है, चूंकि पाठ योजना उद्देश्य आधारित होती है, इसीलिए इसी को टिक कर देते हैं। बाकी चीजें नीचे आप पढ़ सकते हो। पाठ योजना का उद्देश्य आधारित होना है, बिल्कुल होती है। पाठ योजना छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। पाठ योजना सरल होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें यस में चली जाएंगी और ये जो है ये चीज नो में जाएगी। और पूछा गया है कि क्या नहीं होता है, इसीलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं के प्रतीकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है। यानी नियमों के अनुसार अगर वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त किया जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चीज किस व्यक्ति के द्वारा कही गई है। क्या ये चीज थॉर्नडाइक ने कही है, कैंपबेल ने कही है या ब्रैडफील्ड ने कही है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये आप बात कैंपबेल महोदय ने कही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि मापन के सारे तंत्र और साधन समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरीके ढक जाएगी। ये बात किसने कही है। तो ये स्टेटमेंट जे.एस. रॉस का है, क्योंकि रॉस महोदय ने मूल्यांकन के इंपॉर्टेंस को बताते हुए ये बात कही थी। वे पाठ्य योजनाएं जिसे शिक्षक कक्षा में शिक्षण के पूर्व लिखित रूप से तैयार करता है वे कहलाती हैं लिखित पाठ्य योजनाएं, व्यापक पाठ्य योजनाएं, सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं या अलिखित। तो पहले ही क्लियर है कि लिखित रूप से तैयार करता है, तो ये लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाएंगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। सीखने की क्षमता का बिल्कुल रखा जाएगा, सीखने के ज्ञान का, ये भी सही हो जाता है। पाठ्य वस्तु के उपलब्ध पाठ्य वस्तुओं का, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथन किससे संबंधित है। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है। कि अगर शिक्षण के सभी चीजों को हम एक साथ कंप्लीट करें, सारी चीजों को एक साथ लाएं, तो उसे ही हम पाठ्य योजना कहेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आई.के. डेविस महोदय का है, बहुत याद रखने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी उपागम की सीमा नहीं है। तो फिर बात वही आती है कि जब उपागम की सीमा नहीं पूछी गई है, इसका मतलब आपको सतर्क रहना है। 3 कोई होंगे जिनमें काम करना पड़ेगा, जैसे शिक्षक को अधिक कार्य करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा करना पड़ेगा एनसीईआरटी उपागम में। तो ये सही हो जाता है। पाठ्य योजना में अधिक समय लगेगा, बिल्कुल सही है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेखन क्रिया अधिक होती है, बिल्कुल सही होती है। जो बात ये तीसरे नंबर पर लिखी है कि लेखन क्रिया नहीं होती है, पाठ्य योजना बिना लिखे कैसे संभव है, इस कारण यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सामान्य परिवर्तन, शैक्षणिक कार्यक्रम उद्देश्यों के आधार पर बल दिया जाता है। इनमें केवल अंतर्गत पाठ्य वस्तु की निष्पत्ति ही नहीं अपितु मनोवृत्ति, रुचि, आदर्श और बहुत सारी चिंतन प्रणाली, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये बात किसने कही है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा आया है, ये स्टेटमेंट हमारे जो सैद्धांतिक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं जे.डब्ल्यू. राइट स्टोन, इनके द्वारा कहा गया है। भारतीय शिक्षा आयोग ने ये परिभाषा नहीं दी है, इस बात को याद रखेंगे। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, क्या अनुभव मिल पाए हैं और कितना प्रभावशाली हुए हैं। ये बात हमारी एनसीईआरटी ने कही है, इस कारण इसे हम ऑप्शन बी को सही कर देंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया में चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति योजना में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, सामग्री या मूल्य विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले कौन सा मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव मूल्यांकन होता है, जिसमें हम संरचनात्मक यानी ढांचागत मूल्यांकन करते हैं। इस कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन यही अगर नीति, ये शिक्षा नीति, पाठ्य वस्तु और ये सारी की सारी चीजें जो यूज में हो, पूर्व निर्मित या चालू शिक्षा नीति है, उसके बारे में अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो ये योगात्मक मूल्यांकन होगा, जो समेटिव कहलाएगा। मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया का पहला चरण है कि हम क्या चीजें करेंगे। तो पहले चरण में हमें सबसे पहले नॉर्म्स की स्टैब्लिशमेंट करनी होती है, हमें उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है जिनके आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांख्यिकीय त्रुटियां पाई जा सकती हैं, किसमें, वर्णनात्मक सांख्यिकीय त्रुटियां होती हैं और निष्कर्षणात्मक होती हैं, तो दोनों की दोनों हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने जिल्लर
के स्पष्टता विभाजन में एक पद और जोड़ा है। तो विल्हेम रीन नाम के एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने जिल्लर महोदय जिन्होंने कि स्पष्टता विभाजन का क्रम किया है, इसमें एक और पद जोड़ा है। तो इस तरीके से विल्हेम रीन को हम इसके लिए टिक करेंगे और विल्हेम रीन की ऑप्शन बी को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है, विल्हेम रीन द्वारा जिल्लर महोदय के दिए गए स्पष्टता विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो कौन सा ऐसा शब्द था जो स्पष्टता विभाजन के उसमें जोड़ा गया? तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य कथन को इसके लिए जोड़ा हुआ है। और अगला है, आरसीई उपागम कब विकसित किया गया? हम बात कर चुके हैं, डॉक्टर दवे के द्वारा आरसीई उपागम का डेवलपमेंट किया गया जो कि 1961 में हुआ है। इसे हम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के नाम से जानते हैं। किसने पाठ्य योजना में स्कूल में विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया है? तो कौन सा व्यक्ति है जिसने कि इस विषय पर काम किया है? तो इस विषय पर एचआर श्रीवास्तव और जेपी सूरी जी ने काम किया है। इस कारण ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएंगे। मानक संदर्भित परीक्षण की विशेषता है। तो मानक संदर्भित यानी जो हमारे नॉर्म्स बेस्ड इवैल्यूएशन होंगे उसको कैसे किया जाएगा? तो ये उद्देश्य प्राप्तों का उल्लेख करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण की उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है, ये बात तय करता है, बिल्कुल सही है। मानक के आधार पर अंकों द्वारा सफलता देखता है छात्रों द्वारा, बिल्कुल सारी चीजें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानक संदर्भित परीक्षण की विशेषता है। जैसा कि हम देख रहे हैं सारी की सारी चीजें उपरोक्त सभी की ओर जा रही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। टाइम को बचाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। प्रश्नावली प्रश्नों का वह प्रतिबद्ध रूप है जिसे जनसंख्या के अंश को दिया जाता है जिससे सूचना प्राप्त करनी होती है, यानी उस व्यक्ति को हम प्रश्नावली देते हैं जिससे हमको सूचना प्राप्त करनी होती है। ये कथन किसने कहा? तो ये बार डेविस और जॉनसन महोदय का है। ये ग्रुप था जिसने कि मूल्यांकन पर इस बात को, प्रश्नावली वगैरह के कंट्रीब्यूशन को देखा है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारे मनोवैज्ञानिक जॉन का स्टेटमेंट है। इस कारण हम इसे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। इंटर मतलब आंतरिक और व्यू मतलब देखना, तो आंतरिक तौर पर देखना, आंतरिक अवलोकन को हम इसे बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंदर अवलोकन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इंटर है, इंट्रो नहीं है, इंट्रो नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। ये इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अंदर देखना होता है, आंतरिक अवलोकन है ये। तो इस कारण साक्षात्कार यही रहेगा। साक्षात्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ ए बी दोनों गलत हो जाएंगे, आंतरिक अवलोकन ही केवल सही करेंगे। ये शब्द गलत है, तो ए बी नहीं हो सकता, इस कारण ये भी नहीं होगा। उद्देश्य किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा गुड एंड हैट ने दी है, इसलिए ऑप्शन सी सही होंगे। साक्षात्कार के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो साक्षात्कार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अवलोकन के 2 प्रकार कौन से हैं? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इस कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन को हम ठीक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्धारण मापनी के प्रकार हैं साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। ये तीनों की तीनों चीजें हमारे साक्षात्कार में या निर्धारण उसमें आती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी टिक करेंगे। प्रश्नावली को कहा जाता है, यानी क्वेश्चनेयर को क्या कहा जाता है? अवलोकन का लिखित रूप, रेटिंग स्केल का लिखित रूप, साक्षात्कार का लिखित रूप। तो हम ये देखते हैं कि प्रश्नावली को साक्षात्कार का लिखित रूप कहा गया है, क्योंकि प्रश्न जो व्यक्ति पूछना चाहता है वही प्रश्न हम उस व्यक्ति में लिख करके उससे पूछने की कोशिश करते हैं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों की विशेषताएं होती हैं, उनमें वैधता होती है, बिल्कुल होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और विभेदक क्षमता और मानक होती है। इस कारण ये सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हम डी को टिक करे जाएंगे। अगला है, शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य होता है। अगर हम शैक्षिक परीक्षण किसी जगह पर कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? हम मानसिक और शैक्षिक योग्यताओं का मापन कर रहे हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण क्या है? अगर हम इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, मानते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट है, मानते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट है, मानते हैं, तो ये सारी चीजें संभव हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। शैक्षिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक दोनों परीक्षण आते हैं। उपलब्धि चेक करते हैं कि कितना पढ़ चुका है बच्चा, निदानात्मक में हम उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यानी ए और बी सही हो जाएगा। परीक्षण के आधार पर परीक्षण की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। किस तरीके के परीक्षण हो सकते हैं? तो ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन हो सकता है और एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हम डी को टिक करेंगे। किसी समूह के द्वारा किसी छात्र के विषय में दृष्टि से जब सापेक्षिक स्थिति को हम देखते हैं, यानी जब हम किसी बच्चे की सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए हम किसी दूसरे बच्चे की सापेक्षिक स्थिति को देखते हैं, तो क्या हम देख रहे हैं? तो ये मानक संदर्भित परीक्षण है, क्योंकि हम मानक के तौर पर उस बच्चे की कैपेबिलिटी को लेकर के देख रहे हैं इसे। अगला ऑप्शन होगा अगला क्वेश्चन है, किसी समूह में किसी छात्र के द्वारा किसी विशेष योग्यता की दृष्टि से वास्तविक स्थिति देखने के लिए जो परीक्षण किया जाएगा, वो परीक्षण किस तरीके का परीक्षण होगा? तो जो मानक स्थिति देखने के लिए हम परीक्षण करते हैं, तो वो परीक्षण बच्चे का हमारा मानदंड और निकट संदर्भित परीक्षण कहलाता है। निकट या मानक संदर्भित परीक्षण को क्या और कहा जाता है? तो ये पाठ्यवर्ष संदर्भित परीक्षण भी कहलाता है, योग्यता संदर्भित भी कहलाता है, लक्ष्य संदर्भित भी, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षण को कहा गया है। अगर निबंधात्मक परीक्षण, जिसे कि हम ऐसे टाइप क्वेश्चन कहते हैं जो आपने सेमेस्टर सेम फर्स्ट में अपने एग्जामिनेशन में दिए थे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने पड़े थे, तो ये कैसी प्रणाली है? ये प्राचीन परीक्षण प्रणाली है, पहले से चलती आ रही, बिल्कुल सही है। परंपरागत है, बिल्कुल सही है। और ये व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठ है, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि ये व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ को हम सब्जेक्टिव कहते हैं, इस कारण इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के गुण हैं। निबंधात्मक परीक्षण जब हम बच्चों से करते हैं या बच्चों को जब हम निबंधात्मक परीक्षण देते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन देते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके ज्ञान और अभिव्यक्ति का मापन करते हैं। यस, करते हैं। अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि मापना, बिल्कुल सही है। विस्तृत और चिंतन, ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रणाली के दोष हैं। अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें क्या दोष होते हैं? ये कम वैध और अविश्वसनीय है, ठीक है। रटने पर बल देते हैं, बिल्कुल सही है। और ये परीक्षण चना फैक्टर पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षणों में सुधार के लिए सुझाव है। क्या सुधार के लिए सुझाव हो सकता है? समयावधि और निर्देशों में सुधार हो, ठीक है। रचना में सुधार हो, ठीक है। परीक्षण के लिए अंकों का निर्धारण हो। ये तीनों की तीनों चीजें सही हैं, तीनों सही हैं, इस कारण हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन से परीक्षण अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर विश्वसनीयता और वैधानिकता आती है तो हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर होने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं, ये बच्चों की आईक्यू को टेस्ट करने के लिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अगर प्रकार पूछे जाते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को कहा गया है नवीन परीक्षण विधि, परंपरागत व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। परंपरागत गलत हो जाएगा। नवीन परीक्षण इसको कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है कि ये वैधानिकता होती है, ठीक है। वस्तुनिष्ठता, विभेदकता सब कुछ है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष हैं। ज्ञान पक्ष का मापन, बिल्कुल सही बात है कि ज्ञान पक्ष का मापन इसमें नहीं हो पाता है। अंदाज से उत्तर देना, ये भी सही बात है कि बच्चा गेस कर जाता है। प्रश्नों के निर्माण कठिन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के कभी-कभी एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, इसलिए बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ हमें क्वेश्चन करना होता है जिसका एक ही आंसर सही हो सके। इस कारण प्रश्नों का निर्माण भी कठिन होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में पाठ्य योजनाओं की विशेषताएं हैं। पाठ्य योजनाओं की विशेषता उपर्युक्त सभी, चूंकि सारी विशेषताएं हैं, समय कम है, मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करना चाहता हूं। इकाई योजना का स्वरूप होता है, इकाई योजना का स्वरूप व्यापक होता है। ए बी टिक मत करिएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि संकुचित नहीं होता, ये यूनिट प्लान होता है और यूनिट प्लान कई लेसन को मिलकर बनता है, इसलिए ये व्यापक होता है। इकाई योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इकाई योजना तत्परता के नियम पर आधारित है, प्रभाव नियम, ठीक है, उद्दीपक, तो यहाँ पर भी सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टी जिल्लर याद रखिएगा, टी जिल्लर ने किसके साथ काम किया है? तो विल्हेम रीन के साथ काम किया है। टी जिल्लर ने स्पष्टता के पदों को कितने भागों में बांटा है? तो टी जिल्लर ने स्पष्टता के पदों को 2 भागों में बांटा है। किसी परीक्षण की वैधता की सीमा वह है जिस सीमा तक वह वही नापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है।
तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात फ्रॉनबेक के द्वारा कही गई है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है वो उसी चीज़ का मेजरमेंट करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? वस्तुनिष्ठ पूछा गया है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका गुण क्या नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, आत्मनिष्ठता सब्जेक्टिविटी नहीं होती। इस कारण हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन डी। वैधता ज्ञात करने की विधि क्या है? तो सरल संबंध विधि है, द्वितीय संबंध विधि है, चतुष्कोणीय विधि है, तो ये सभी सही हो जाएंगी। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या चीजें? यानी उसका उद्देश्य बिल्कुल सही है, प्रकार बिल्कुल ठीक है, प्रश्नों की लंबाई और भाषा ये भी सही है। तो ये सारी की सारी चीजें किसी परीक्षण की वैधता को प्रभावित करती हैं। जब नवीन परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार परीक्षण की वैधता का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो उसकी वैधता को क्या कहकर संबोधित करते हैं? तो अगर हम किसी परीक्षण की वैधता किसी दूसरी परीक्षण की वैधता से क्रॉस करें, यानी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी टेस्ट को दूसरे टेस्ट के माध्यम से हम सही करते हैं तो उसे हम क्रॉस चेकिंग कहते हैं, इसे हम क्रॉस वैधता बोलेंगे। परीक्षण के लिए वैधता बढ़ाई जा सकती है, तो अगर हम लक्ष्यों को स्पष्ट कर लें तो वैधता बढ़ जाएगी, भाषा सरल करें लीगैलिटी बढ़ जाएगी, प्रशिक्षण लंबाई अनुसार फ्लेक्सिबल कर लें, इस कारण सभी सही हो जाएंगे। परीक्षण की विश्वसनीयता भिन्न अवसरों पर समतुल्य पदों के विभिन्न विन्यासों द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा अंकों के प्राप्त संगति बताती है। ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? यह परिभाषा एनेस्टेसी की है और इसलिए ऑप्शन सी सही करेंगे। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है। अगर आप किसी परीक्षण की लीगैलिटी चेक करना चाहते हैं, रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि पुनः परीक्षण आप कर लें, ठीक है, अर्धविच्छेदन थोड़ा सा सैंपलिंग कर लें या लॉजिकली एनालॉजी लगाते हुए आंसर्स को फाइंड आउट कर लें, तो ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विभेदन क्षमता, ठीक है, संजायिता, ठीक है, और वस्तुनिष्ठ योग्यता एवं प्रसार, ये सभी के सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण की लंबाई और विश्वसनीयता के गुणांक के बीच संबंध स्पीयर ब्राउन ने किस सूत्र के अनुसार दिया है? तो स्पीयर ब्राउन महोदय का जो सूत्र है जिसमें उन्होंने परीक्षण संबंध की विश्वसनीयता को बताने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने R1 इक्वल टू रिलायबिलिटी 1 इक्वल टू N/R डिवाइडेड बाय 1 ब्रैकेट में N1 ब्रैकेट ऑफ R ये करके फाइनल किया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी मानक के छात्रों को परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण का प्राप्त निष्पादन स्तर है, यानी अगर किसी भी छात्रों में किसी भी समूह के द्वारा परिभाषित चीजों को उनसे हम प्राप्त परीक्षण को देखें तो निष्पादन स्तर कहलाता है। ये रेमर्स, गेस और रूमेल का स्टेटमेंट है। अच्छे मानकों की विशेषता होती है कि वे नवीन होंगे, सार्थक होंगे, तुलनीयता होगी, कंपैरिजन हो सकता है, प्रतिनिधित्वता, रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा। किसी छात्र के द्वारा परीक्षण के विभिन्न उप परीक्षणों पर अर्जित अंकों के सापेक्ष कहीं पर मात्राओं का प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो जहां पर हम बच्चे को आउट ऑफ करके मार्क्स देना शुरू कर देते हैं, वो बच्चे की प्रोफाइल शो करने लगता है और बच्चे की ये प्रोफाइल कहलाता है। किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका क्या होना आवश्यक है? तो किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए कहा गया है रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी। जो बात हमारे J.S. रॉस ने कही है वो बात भी याद रखिएगा कि जो विश्वसनीयता है वो उसकी सुसंगतता है। अगर कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। कौन सा परीक्षण मनोवैज्ञानिक नहीं है? IQ टेस्ट मनोवैज्ञानिक है, पर्सनैलिटी टेस्ट मनोवैज्ञानिक है, अभिवृत्ति एप्टीट्यूड टेस्ट मनोवैज्ञानिक है। उपलब्धि परीक्षण मनोवैज्ञानिक नहीं है क्योंकि ये अचीवमेंट टेस्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।
परीक्षा में 2 परीक्षार्थियों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50 सेंटीमीटर के बीच में दूरी होनी चाहिए। ये 94 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे इसका आंसर किसी भी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को आता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं यहाँ पर ऐसे जो आंसर्स बुक्स में दिए गए हैं, उसमें इस फ़ॉर्मूले को तय किया गया है कि इसके आधार पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं या सही टिक कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका मैं सही कर रहा हूँ, ऑल्दो इसका लॉजिक मुझे नहीं पता है। अनुमान से उत्तर देने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो किन प्रश्नों में हम सबसे ज़्यादा अनुमान से उत्तर दे सकते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर होने जा रहे हैं, जिन्हें हम एमसीक्यूज़ के नाम से जानते हैं। एमसीक्यूज़ में हम ऑप्शन को टिक आसानी से कर सकते हैं और 1/4 की प्रोबेबिलिटी 25% हमारा आंसर सही होता है, ये बात तय है। उपलब्धि परीक्षण को कुछ विद्वान कहते हैं, तो जो हमारा उपलब्धि परीक्षण है वो निष्प्रति परीक्षण और संप्राप्ति परीक्षण दोनों कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी, ए, बी दोनों सही हो जाएगा। उपलब्ध परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशलों में निपुणता का मान करने के लिए बनाया जाता है। तो ये परिभाषा किस व्यक्ति द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा ईबेल द्वारा दी गई है। उपलब्ध परीक्षा छात्र की वर्तमान योग्यता और विशेष क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। ये बात किसने कही है? तो ये बात गैरिसन और अन्य ने कही है। उपलब्ध परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो उपलब्ध परीक्षण 2 प्रकार का होता है। और मानकीकृत परीक्षण जिसमें कि विषय वस्तु अनुभव से चुनी गई हो और जांची गई हो, जिसके मानक स्थापित हों, प्रशासन और अंकन की एक समान रीति इसके द्वारा विकसित की गई हो और जिसका अंकन सापेक्षतया वस्तुनिष्ठ व्यक्ति के से माध्यम से हो सके, ये परिभाषा मूल्यांकन की किसने दी है? तो ये परिभाषा सीवी गुड के द्वारा दी गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख करके अपने नोट्स बनाते रहें, जिससे कि लास्ट में हम पर प्रेशर ना आए। हम कोशिश करेंगे आपको सारा सब्जेक्ट मैटर इसी चैनल पर उपलब्ध कराने के लिए। थैंक यू।